गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श रचेटा। आपका स्वागत करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फोर्थ लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के लेक्चर के लिए। कल हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था विद क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखना, कंटिन्यूटी रहेगी। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज बताई है आपको जो इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में यूज़ होने वाली है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस समझना जरूरी होगा पहले, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है ना वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल तो बाद में देखेंगे, पहले हमें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस समझना होगा। तो क्या होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना या आपका कोई बिजनेस है, उसके आसपास एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर वो बिजनेस होता है। काफ़ी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, तो आपको ना प्रॉपर डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए, तो डॉक्टर क्या करके देता है? आपको जांच लिख के देता है। बोलता है ना कि भैया पहले ये आप रिपोर्ट करवा के लेके आइए, लेब में लेबोरेटरी में जांच करवा के लेके आइए, उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट लिख के दूंगा। तो आप स्ट्रेटजी जो बनाते हैं बिजनेस के लिए वो कब बना सकते हैं? स्ट्रेटजी एक ट्रीटमेंट है बिजनेस के लिए जो उसे अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा। और जो डायग्नोसिस हो रहा है ना, वो आपको इन्वायरमेंट का डायग्नोसिस करना है। वहां पे बॉडी का डायग्नोसिस होता है, तो यहाँ पे आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना उसका डायग्नोसिस करना है। क्या लिखा देख लेते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द कंपनी सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर मैनेजरियल प्रिपरेशन फॉर डिसाइडिंग ऑन अ साउंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, सेटिंग अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स इन क्राफ्टिंग अ विनिंग स्ट्रेटजी। अब समझिए कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करना क्यों जरूरी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अपनी फर्म की डिसाइड कर सकें। आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। कोई भी तरह की स्ट्रेटजी बनाना है उसका टाइम पीरियड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, पर्पस से एक स्ट्रेटजी ड्राफ्ट करते हैं। तो वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कौन देगा? आपका ये डायग्नोसिस करेंगे ना, उससे आपको पता लगेगा कि कितने समय तक के लिए स्ट्रेटजी बनने वाली है। आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये। साथ ही में आपकी जो विनिंग स्ट्रेटजी बनेगी वो तभी बन सकती है जब आपको पता हो कि आसपास इन्वायरमेंट में चल क्या रहा भैया। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में, मतलब डॉक्टर आपको जांच लिख के ना दे और मन से ही गोली दवाई लिख के दे दे, तो आप ठीक होंगे क्या? ट्रीटमेंट कोई काम का नहीं है बिना डायग्नोसिस के। तो पहले डायग्नोसिस होना जरूरी है। वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट का भी डायग्नोसिस होना जरूरी है। अब आपने भी, जब आपकी क्लास 12th खत्म हुई थी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या किया होगा कि देखा होगा कि कौन कौन सी फील्ड्स आसपास हैं। मतलब अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करे होंगे, डायग्नोसिस किया होगा एनवायरनमेंट का कि कौन से तरीके की जॉब्स आजकल ज़्यादा चल रही है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। एमबीए की डिमांड ज़्यादा है, सीए की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर सैलरी अच्छा मिलेगा, कहाँ पर आपका जो सुटेबिलिटी है कि आपके पास समय कितना है, उसके हिसाब से आप कोर्स डिसाइड करते हैं। जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, आपके बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए, सीए, ये सारे ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करे होंगे। तो ये क्या कर रहे थे? आप डायग्नोसिस से तो कर रहे थे, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी जो बनाने वाले हैं अपने करियर के लिए, उसके लिए पहले आप देख रिसर्च कर रहे हैं आसपास कि क्या मेरे पास बेटर ऑप्शन है। अब हमें ये देखना है कि व्हाट फैक्टर्स और सिचुएशंस आर इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग। मतलब आपको अगर स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। कोई भी बिजनेस के लिए आप स्ट्रेटजी तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है उस स्ट्रेटजी को बनाने के पहले। सबसे पहला, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? जब एक फर्म हो तो उसे फर्म बोलते हैं। मतलब आपका बिजनेस है, मान लो एक दुकान है तो उसे फर्म बोलूंगा, एक फैक्ट्री तो उसे फर्म बोलूंगा, अकेली वो। लेकिन जब ये सारी फैक्ट्रीज एक पर्टिकुलर फील्ड की मिला दी जाए तो वो इंडस्ट्री बनती है। जैसे आपने सुना होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे काफी तरह की अलग अलग कंपनीज है, जब उन सबको साथ में मैं मिला के एक टर्मिनोलॉजी दूंगा तो उसे इंडस्ट्री कहते हैं। फिर कॉम्पिटेटिव कंडीशंस। अब आपको ये देखना है कि आपके इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटेटिव कंडीशंस क्या है। क्या ये प्रोडक्ट आप जो उसमें दे रहे हैं या सर्विसेज जो दे रहे हैं, क्या वो ऐसी है जिसमें मार्केट ग्रोथ होती ही रह रही है? तो फिर क्या होगा कि कंपटीशन इतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, सबके पास अपना अपना बिजनेस है, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जो कंज्यूमर्स है वो कम है, तो वहां पे आपको फाइट मारनी पड़ती है अपने कंज्यूमर्स को लेके आने के लिए, बिजनेस के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो वहां पे कॉम्पिटेटिव, मतलब कॉम्पिटिशन एकदम कट थ्रोट होता है भाई, कि एकदम लगे हुए रहते हैं सब लोग कि हमें सामने वाले को नीचे करना है और हमारी सेल्स ऊपर करनी है। ये कंपटीशन लगातार चलते रहता है। तो ये कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को भी एब्जॉर्व करना पड़ता है अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है उसके पहले। फिर
हाँ, और उसके साथ साथ अपनी कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज भी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने आसपास वालों को तो देखा, आपने डिसाइड किया कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा कोर्स करने से पैसे आएंगे, लेकिन आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप सीए कर सकते या सीएस कर सकते। कैपेबिलिटीज काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज में मैं यह बताना चाहूँगा कि मान लीजिए या तो आपके पास इतना समय नहीं था, आपके घर से प्रेशर है कि आपको जल्दी पढ़ना है, या तो फिर ऐसा है कि आपने जो कोर्स ले रहे हैं वो आपके कैपेसिटी से बाहर है, मतलब आप नहीं पढ़ सकते, इतना कंज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर आप अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं या कोर्स लेते हैं। तो डायग्नोसिस करते वक्त आप इंडस्ट्री देखते हैं, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस देखते हैं, आसपास मार्केट में क्या चल रहा है, साथ ही साथ अपनी ओन कैपेबिलिटीज़ भी देखते हैं कि हम कैसे compete करेंगे, क्योंकि सीए के अंदर बहुत हाई कंपटीशन है। तो अगर आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज जो अंदर खुद की है आपकी, वो अगर अच्छी नहीं रही तो आप कैसे compete करेंगे यहाँ पर। फिर रिसोर्सेस, आपके पास कौन से रिसोर्सेस है उन्हें देखना कि आपके पास क्या सीमित रिसोर्सेस है। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो आजकल एमबीए करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत ही महंगे हो गए हैं, मतलब कि फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है वहाँ पर। तो फिर आप रिसोर्सेज से पीछे हट जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी बनाई हुई कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपने डायग्नोसिस नहीं किया। फीस स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ही तो आप कुछ चीज़ चूज कर सकते हैं या कोई कोर्स डिसाइड करते हैं। वैसे ही बिजनेस के लिए भी है कि अगर बिजनेसमैन बोले कि मैं ये स्ट्रेटजी लाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास अगर उतने रिसोर्सेस ही नहीं होंगे तो वो उसे इंप्लीमेंट कैसे करेगा। अब इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को साथ में देखते हैं। आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, मान लीजिए किसी का थ्योरी अच्छा है तो हो सकता है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है, क्योंकि उसे याद करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, तो उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेस क्या है कि आपका प्रैक्टिकल वीक है, तो आप सीए के अंदर एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में कैलकुलेशंस हैं, आपको मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन के लेवल पे देखना पड़ता है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफ़ी सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो ये, और अकाउंट्स सबसे मेन। तो आप इससे ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायग्नोसिस क्या कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, थ्योरी, और वीकनेसेस प्रैक्टिकल। तो फिर आप किधर जाएंगे? सीएस की तरफ, सीए की तरफ नहीं। फिर मार्केट कंडीशंस, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मतलब क्या आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है, क्या मार्केट में भरपूर सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट्स का, क्या आपको ऐसा कोई गैप दिख रही है जहां पर कॉम्पिटिटर से दूसरे लोगों की नज़र नहीं है। ये सब चीज़ें देखते हुए आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और डालते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए ये डायग्नोसिस था कि आप जब भी अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट का डायग्नोसिस करेंगे स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी है, कॉम्पिटेटिव कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज आपकी खुद की क्या है, रिसोर्सेस क्या है, फिर इंटरनल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेसेस क्या है, और मार्केट कंडीशंस क्या क्या है। अब ये इन्वायरमेंट जो स्कैन कर रहे हैं ना, आप इसे सिर्फ ऐसे मत देखिए कि आप बाहर का एनालिसिस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली बाहर का देखना है, लेकिन अगले चैप्टर में हमें इंटरनल भी देखना है। तो जो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग होती है ना, वो दोनों तरफ से होती है कि आपको अंदर की चीज़ें भी ध्यान में रखनी है और बाहर की चीज़ें भी ध्यान में रखनी, तभी आप एक सही स्ट्रेटजी बना पाएंगे। जैसे मैं एयरलाइन इंडस्ट्री का भी अगर एग्जांपल लूँ, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है कि आज मान लीजिए आप नए एंट्री मारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भी एक एयरलाइन हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं। आपको पहले इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। एयरलाइन इंडस्ट्री अगर सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, प्लेन्स वगैरह सब रहेंगे, तो आपको बाहर से ही दिख रहा है कि बहुत सारा कैपिटल लगने वाला है। ये आपने डायग्नोसिस किया तभी तो पता चला। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिंग इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपके जो रूट्स रहते हैं ना, वो डिवाइडेड रहते हैं, सबके रूट्स बुक्ड रहते हैं कि किसके कौन सी कंपनी की फ्लाइट कहाँ पर रह सकती है और कितने समय तक रह सकती है। फिर रिसोर्सेस, काफ़ी सारे रिसोर्सेस लगते हैं इसके अंदर, आपको ह्यूमन रिसोर्सेस भी लगते हैं, पायलट्स लगते हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मार्केट में एंटर करने के पहले या अपनी एग्जिट लेते वक्त भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आपने इतने सारे रिसोर्सेस एक साथ लगा रखे हैं, इतना सारा कैपिटल एक साथ लगा रखा है, आप आसानी से एग्जिट नहीं ले सकते हैं। जैसे किंगफिशर का डूबना वही हुआ कि वो अपनी जो फीस थी पायलट्स को, उनकी सैलरीज जो भी था उनका स्टाफ, उनको दे ही नहीं पाए और आखिरी में उन्हें बंद करना पड़ा उसे। हालांकि वो विजय माल्या जी भाग गए थे, वो अपना पैसा गबन करके एकदम निकल लिए, लेकिन फिर भी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कैपिटल लगता है, और ये सारी डायग्नोसिस करे बिना क्या आप उसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। क्या आप नई स्ट्रेटजी बना पाएंगे? नहीं। वैसे ही इंडिगो ने भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज अच्छी बनाई है, जो कि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट देखा और उनको पता चला कि अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करना है ना भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ते में टिकट देने पड़ेंगे। लोगों को बस ट्रेवल करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट करके जाना है,
उन्होंने एडिशनल सर्विसेज जो एरोप्लेन के अंदर मिलती थी, एयरलाइंस के अंदर मिलती थी, उन्हें बंद कर दिया। उन्होंने बोला आप आइए, बैठिए और आपको हम छोड़ के आएंगे। उन्होंने सीटिंग कैपेसिटीज बढ़ा दी। उन्होंने फ्लाइट के जो रूट्स थे वो मतलब मल्टीपल बार फ्लाइट जाने लगी। जैसे बस कैसे मिलती हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में, वैसे इन्होंने प्लेन के साथ कर दिया। तो उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट का समझा कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो आपको प्राइस सेंसिटिव होकर सोचना पड़ेगा। अगला है कि आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते वक्त, समझना। अभी अपन देख रहे थे कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, इन्वायरमेंट का स्कैन करते हैं, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है ये एनालिसिस करते वक्त, करने के पहले आपको ये बातें समझनी होगी कि आप जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे तो ये फैक्ट से आप टकराने वाले हैं। क्या क्या है? स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस टेकन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटजी कोई रातों रात नहीं बन जाती भाई, कि आपने बोला कि ये स्ट्रेटजी, मान लीजिए जियो का मार्केट के अंदर आना, वो कोई एक बार में एक दिन में सोचने वाली स्ट्रेटजी नहीं थी कि जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया क्या उसी दिन वो स्ट्रेटजी लागू हो गई थी, क्या उतना ही उसका पार्ट था? नहीं, काफ़ी सारे छोटे छोटे डिसीजंस लिए गए होंगे, उसके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेस अलग से इकट्ठे करे होंगे, उन्होंने लाइसेंसिंग की प्रोसेस को किया होगा पूरा, उन्होंने मार्केट का डायग्नोसिस किया होगा, उन्होंने ऑफर्स के बारे में सोचा होगा, कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में सोचा होगा, तब जाके लॉन्च कर पाए। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे डिसीजंस लिए और उसके बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस को मिला के ही एक स्ट्रेटजी बनती है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते वक्त ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। मैंने आपको बोला था कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ऐसी गलती मत करना कि आप सिर्फ बाहर वाला इन्वायरमेंट ही ध्यान में रखें, इंटरनल इन्वायरमेंट भी उतना ही मैटर करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कौन से लोग आ जाएंगे जो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके सप्लायर्स हो सकते हैं इसके अंदर, आपके खुद के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो उनसे भी तो फर्क पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में। और आपका जैसा मैनेजमेंट होगा उससे भी तो फर्क पड़ेगा। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट कितना की रोल निभाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। अब स्ट्रेटजिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स वर्केबल बैलेंस बिटवीन डाइवर्स एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस। भारी इंग्लिश हो गई है। वर्केबल बैलेंस बनाना है किसके बीच में? डाइवर्स और कन्फ्लिक्टिंग। अब समझिए, डाइवर्स का मतलब है बहुत सारे, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब एक दूसरे से टकराव। अब इंटरनल और एक्सटर्नल काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मान लीजिए कोई 10 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर्स मानते हैं, 2 फैक्टर आपके इंटरनल है कि एम्प्लॉयज़ हो गया और सप्लायर्स हो गए, और एक्सटर्नल में आपकी गवर्नमेंट हो गई, जो आसपास आपकी सोसाइटी है वो हो गई। एक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताऊं अगर मैं, तो ये पांचों फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कैसे? आपका जो इंटरनल स्टाफ है ना, वो अगर मान लीजिए स्ट्राइक कर देता है कि हम काम नहीं करेंगे, एक फैक्ट्री के अंदर वो अपना वो कर देते कि स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे जब तक आप सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या है? गवर्नमेंट, पब्लिक। तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? फोर्स करेगी कि भैया आप जो एम्प्लॉयज आपके उनके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, मिनिमम वेज रेट के हिसाब से पैसे दीजिए। तो ये काफ़ी सारे डाइवर्स ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 बोले लेकिन काफ़ी सारे हो सकते हैं, और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस बनाना है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को सही से चला सकें। रिस्क, तीसरा, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कंसिक्वेंसेज ऑफ सच रिस्क। मतलब क्या है कि ऐसा होता है ना कि आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं ना, उसके पहले आपको रिस्क भी देखनी है भाई। मान लीजिए अंबानी जी ने जो ये जियो लॉन्च किया था ना, अगर वो लॉन्च करते वक्त तो उन्होंने रिस्क को कंसिडर नहीं किया होता, ऐसे ही उतर गए होंगे क्या? नहीं। रिस्क क्या थी कि जियो फेल हो जाता तो, नेटवर्क्स नहीं मिलते तो, लोग सिर्फ फ्री का डाटा यूज करने के बाद अपना जो प्रेफरेंस है उसको वापस शिफ्ट कर देते तो, जैसे जियो काफी टाइम तक फ्री रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करना स्टार्ट किया, तो अगर बदल जाते तो एक रिस्क थी। वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के पहले उन्होंने एनालिसिस किया था कि कितनी रिस्क है और क्या मैं इस रिस्क को कवर कर सकता हूँ आगे चल के, उसके हिसाब से ही उन्होंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी थी। तो 3 चीजें और ध्यान में रखने वाली है स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते वक्त। जब मार्केट का आप डायग्नोसिस कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये 3 चीजें और ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या हो गया? छोटे छोटे डिसीजंस लेते जाओगे, उसी से एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है। फिर आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट भी होता है उनका, लेकिन आपको उनके बीच में एक सही बैलेंस बनाना है, वर्केबल बैलेंस बनाना है जो आपके काम में आ सके। और तीसरा, रिस्क को भी देख कर ही काम करना है भाई। डायग्नोसिस करते वक्त ही आप रिस्क भी देख लो और उस रिस्क के चलते क्या असर आ सकता है, कंसिक्वेंसेस,
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे कैसे असर आ सकते हैं। अगर जियो बंद हो जाता, मान लीजिए वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती उनकी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता रिलायंस को, उनका काफ़ी ज़्यादा कैपिटल डूब जाता, तो फिर कैसे वो आगे सर्वाइव करते। तो रिस्क एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क। रिस्क को ही अब अच्छे से समझना है। दैट इज कंसिडर्ड इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। किसे कंसिडर करते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, रिस्क दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल। और जो टाइम पीरियड है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो मान लीजिए अगर एक्सटर्नल रिस्क है और छोटे समय के लिए है, तो क्या होगा, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द इन्वायरमेंट कोज स्ट्रेटेजिक फेलियर। मतलब आपने इन्वायरमेंट जो है ना आसपास का, उसे समझने में थोड़ी सी भी चूक करी, आप छोटे टाइम के लिए आपका जो रिस्क है ना वो काफ़ी छोटे समय के लिए है। मान लीजिए कोविड आना, हालांकि वो छोटा समय नहीं था। मान लेते हैं कि अगर कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि अभी अचानक से जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, वैसा अगर आज मोदी जी इमरजेंसी लागू कर दे 5 दिनों के लिए, तो बिजनेस तो ठप हो जाएंगे 5 दिन के लिए या थोड़ा और ज़्यादा टफ समय के लिए। तो ये है छोटे टफ समय के लिए, लेकिन इसके कारण क्या होगा कि उन्होंने जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई थी वो धरी की धरी रह जाएगी। मान लीजिए कोई नई स्ट्रेटजी लॉन्च करने वाले थे, तो ये एक्सटर्नल है, उनके हाथ, बिजनेस के हाथ में नहीं था, एक्सटर्नल है और शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ऐसी रिस्क के कारण आपका स्ट्रेटेजिक फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मान लीजिए अब यही अगर जो रिस्क है वो एक्सटर्नल है, बाहर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है, लेकिन लंबे समय तक के लिए है। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रेटजी। ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या है, ये ऑब्सोलेसेंस आपने सुना होगा कि मशीनरी पूरी खराब हो जाती है, डिप्रिसिएशन पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा, वैसे ही स्ट्रेटजी भी खराब हो जाती है। मान लीजिए कि आप एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च करने वाले थे, आपने करी, लेकिन रिस्क बाहर से ऐसी आई थी, जो जियो वाली रिस्क थी ना वो बड़ी थी, वो लॉन्ग टर्म के लिए थी, कि मान लीजिए अगर वो स्ट्रेटजिक फेलियर हो जाता ना, तो रिलायंस को काफ़ी समय लग जाता, जितना पैसा उन्होंने जियो में लगाया था उसे वापस रिकवर करने में दूसरे बिजनेसेस से, अगर ये वाला फेल हो जाता तो वो एक्सटर्नल थी, उसके कारण उनकी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो प्रोएक्टिव रह के एग्रेसिवली मार्केट के अंदर आए थे, तो वो स्ट्रेटजी खराब हो सकती थी, ऑब्सोलेंस हो सकता था उसका। अब ये थी एक्सटर्नल, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए। अब इंटरनल भी तो होती है, इंटरनल रिस्क भी होती है। तो इंटरनल रिस्क अगर शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड्स। आपका जो बिजनेस है, अगर वो आपसे डिमांड करता है कि आपको छोटी मोटी स्ट्रेटजीज लेते रहना चाहिए, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है रेपिडो, जोमेटो, स्विगी। ये ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर जो लोग हैं ना, उनका रोज का एंगेजमेंट है, तो वहाँ पे रोज आपको नई नई स्ट्रेटजीज निकालनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटिटर्स से compete करने के लिए। तो आपका मतलब वहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिमांड्स ज़्यादा रहती है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी, रोज सोचना पड़ेगा नया, और रोज कुछ नया करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आपने वो नहीं किया तो फिर ये रिस्क है। अगर आपका मैनेजमेंट इतना क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहा है, तो ये एक रिस्क है, छोटे समय के लिए है, कि आज नहीं कर पाए तो आज का आपका नुकसान होगा, लेकिन रिस्क तो है, और है कैसी, इंटरनल, कि आपकी कमियों के कारण हो रहा है ये। अब लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस। क्या बोल रहा है ये, कि जो आपकी इनकंसिस्टेंसी मतलब कि आप लगातार अगर स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे लंबे समय तक के लिए, वहां पे क्या हो रहा था, आपने एक दिन नहीं बनाई शॉर्ट टाइम के लिए, कि आज गड़बड़ कर दी और नहीं बना पाए। मान लीजिए आप स्विगी और जोमेटो दो कॉम्पिटिटर्स हैं। जोमेटो अगर रोज नई नई स्ट्रेटजीज चलाते ही जा रहा है और ये नहीं कर पा रहे, कभी स्ट्रेटजी अच्छी बनाई कि आज ऑफर्स दे दिए, अभी रिपब्लिक डे आके गया, तो उस पर स्विगी ने अगर ऑफर दिए और जोमेटो ने नहीं दिए तो गड़बड़ होगी। अगले महीने वापस कुछ आया, ऐसे अगर आप जो अपॉर्चुनिटीज है, जब मार्केट में ज़्यादा, मतलब जो लोग जब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं, जब आप अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं यूज़ कर पा रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आगे वाली स्ट्रेटजी नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आपका ये क्या बता रहा है कि इनकन्सिस्टेंसीज है, आप इतने केपेबल नहीं है कि आप लगातार अच्छी स्ट्रेटजीज बनाकर अपने जो रिस्क है बाहर की, उसे, जो अंदर की रिस्क है उसे कम कर सकें। तो अपन ने एक्सटर्नल रिस्क देखी जो शॉर्ट टाइम के लिए है, एक्सटर्नल रिस्क जो लॉन्ग टाइम के लिए है, फिर इंटरनल भी देखी, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए। ऊपर वाले के लिए मैंने एग्जांपल लिया था जियो का, और नीचे वाले के लिए मैंने लिया था स्विगी, जोमेटो, रेपिडो, जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है। अब फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, भाई ये किताब है। फ्रेमवर्क में पहले ही बता चुका हूँ कि एक जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और उसके ऊपर फ्रेमवर्क का बोले आपको,
तो आपको ऐसा मानना है कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सब कुछ है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है उससे रिलेटेड बेसिक्स उसके सारे हैं। तो फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें बेसिक है जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये पिन पॉइंटेड है, मतलब कि अब मैं आपको एग्जैक्ट वो फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं बाहर का इन्वायरमेंट का स्कैन करते वक्त आपके बिजनेस के लिए। सबसे पहला कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर इज द किंग, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कस्टमर ही हमारा भगवान है। तो अगर कस्टमर भगवान है तो आपको उसकी मंशा भी तो समझनी पड़ेगी, उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे सोचता है, उसे क्या चाहिए, ये भी तो समझना पड़ेगा। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है। कस्टमर सेगमेंट्स, कितने तरीके के सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स को मैं अगर बांट दूं तो ऐसा मान लीजिए कि 18 साल तक के बच्चे अलग हो गए। यूट्यूब पे भी अगर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं कि ये किस, मतलब जब मैं डाटा देखता हूँ तो उसके अंदर बताया जाता है कि ये कौन सी उम्र वाले बच्चों ने ज़्यादा देखा है, एज रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो आप किस सेगमेंट को कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो सेगमेंट्स डिसाइड करना, वो ध्यान में रखना। मोटिवेशंस, मोटिवेशन क्या है, कंज्यूमर के पास ऐसा क्या मोटिवेशन है आपका माल खरीदने के लिए। मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेता हूँ सिगरेट्स का। इसके अंदर दोनों टॉपिक कवर होंगे। सेगमेंट क्या है कि आप 18 साल के नीचे वाले बच्चों को सिगरेट्स नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनसे ऊपर वालों को देना चाहते हैं। तो आप ऑफिस वालों को टारगेट करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर वालों को टारगेट करते हैं। तो आपने सेगमेंट डिसाइड किया। उसके बाद मोटिवेशन क्या है कि आसपास लोग इतने परेशान रहते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री होने के लिए सिगरेट्स जलाना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन हो गया उनके लिए। कंपनी के लिए उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि कंज्यूमर्स का मोटिवेशन ये खरीदने के लिए। वैसे ही अगर देखें ना कि स्नीकर्स वगैरह, आजकल जूतों वगैरह का काफ़ी शौक है। इन्फ्लुएंसर्स इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को लगता है यही उनकी रियल लाइफ है। तो सब चाहते हैं कि वो इतने महंगे महंगे कपड़े पहने, जूते पहने, अच्छा महंगा मोबाइल ले। तो ये कैसे हो पा रहा है, एक मोटिवेशन जनरेट होता है ना कि आप देखा देखी करना चाहते हैं। तो यही एक मोटिवेशन हो गया कंज्यूमर्स के लिए। तो ये आइडेंटिफाई करना। फिर अनमेट नीड्स, कुछ ऐसी भी डिमांड्स होती है जो आज तक फुलफिल ना हुई हो। मान लीजिए ईवी, आज तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाने का मौका ही नहीं मिला था। तो आपने ऐसी एक जगह ढूंढी जहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं अपना माल और वहां से पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि अनमेट नीड कौन सी है, लोगों का क्या मोटिवेशन है आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। साथ ही साथ कौन सा सेगमेंट को आप डील करना चाहते हैं, वुमेन को करना चाहते हैं, मेन को करना चाहते हैं, बच्चों को करना चाहते हैं, एडल्ट्स को करना चाहते हैं, या बड़ी उम्र वालों को भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप बाइफर्केशन करते हैं। या आपने कस्टमर को समझा, कस्टमर एनालिसिस अंडर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्या आप धंधा अकेले करते हैं मार्केट में? बिल्कुल नहीं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आपके होंगे वहाँ पर। कौन कौन से होंगे कि कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। उसको देखते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स ऐसा होता है ना कि कार्टेल्स बन जाते हैं। मतलब कुछ, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब 100 कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट में डील करती है। जूते 100 कंपनियां बेचती है, तो सबका अलग अलग कार्टेल है। कुछ कंपनियां सस्ता रखना चाहती है प्रोडक्ट, कुछ कंपनियां प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है, जैसे नाइकी हो गया, पूमा हो गया, इनका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है तो वो महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कुछ और कंपनीज भी हो गई साथ में। तो अब ये अलग, कुछ स्पोर्ट्स वाली अलग होगी। तो सबके स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स है। आप कौन से ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, आप अपना धंधा कौन से स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ में आगे लेके जाना चाहते हैं, वो डिसाइड करना। ये आप क्या समझ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को समझ रहे हैं कि भाई मेरे आसपास जो धंधा कर रहे हैं, जो मुझसे कंपीट कर रहे हैं, उसमें मैं किसके साथ में आगे बढ़ सकता हूं, या कौन सी वाली स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के आगे बढ़ सकता हूं। परफॉर्मेंस, उनका जो कॉम्पिटिटर्स है आपका, उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, वो क्या अच्छा कमा पा रहे हैं क्या। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहा है और आप छोटा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि ये परफॉर्मेंस इनका अच्छा जा रहा है क्योंकि ये कम माल बेच के भी ज़्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि ये प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो हम भी ऐसा क्या कर ले कि ये यूनिक हो। तो परफॉर्मेंस आप ऐसे एनालिसिस करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, आप ये कॉम्पिटिटर्स के बारे में देख रहे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, कि उनका काम करने का तरीका क्या है। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्या उन्हें चीज़ें सस्ते में मिलती है, ये कैसे देखेंगे आप। मान लीजिए आज कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एयरटेल एक बड़ी कंपनी है, तो उन्हें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है या हार्डवेयर बनवाना है या सिम्स बना के बेचनी है, तो उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम है, वो इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं पहले से। लेकिन आज कोई नई कंपनी आएगी तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा रहेगा। तो आप पहले सामने वाले की कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि उनका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। पहला कस्टमर एनालिसिस देखा हमने, दूसरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखा।
अब मार्केट को भी जान लेते भैया। ये था कंज्यूमर जिसको माल देना है, ये कंपटीटर्स से जो मेरे साथ इनको माल देंगे कंज्यूमर्स को, और अगर इन दोनों लोगों को मिला तो इसे बोलते हैं मार्केट। मार्केट क्या है? कंज्यूमर और बायर्स जहाँ पर प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं या पैसे के लिए या ऑनलाइन, इसको वर्चुअल प्लेस भी गिन लेंगे, इसके अंदर फिजिकल प्लेस भी गिन लेंगे कि आप कहीं पे सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए, वो भी मार्केट है। और आप अगर ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पे जाके भी सब्जी खरीद रहे हैं तो वो भी एक मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स भी है, बायर्स भी है, जो पैसे के बदले आपको सामान देते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के अंदर क्या देखेंगे? साइज, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपके मार्केट का साइज कितना है। क्या आपके पास इनफ कंज्यूमर्स हैं कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के होते हुए भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, आप अपना माल बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की, उसको देखते हुए ग्रोथ। क्या आपके जो मतलब ऐसा रहता ना मार्केट है कि आज 1 लाख कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए 10 लाख कंज्यूमर्स है आज, नहीं इसका मैं एग्जांपल कोचिंग इंडस्ट्री से ही लेता हूँ कि मान लीजिए आज सीए के अंदर 4 से 5 लाख बच्चे सीए कर रहे हैं। कल जाकर अगर ये बढ़ जाते हैं और इसके अंदर अगर हर साल 10% की या 20% की ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ क्या है कि आज 4 लाख एग्जाम देते, 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना इस अटेम्प्ट में, तो अगले अटेम्प्ट में 4,40,000 देंगे, फिर 4,80,000 देने वाले हैं। तो इस करके ये आप ग्रोथ देख रहे हैं कि भाई इतना इतना मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे आसानी से आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, यानी आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे? कि आपने माल बेचा, कंज्यूमर्स भी ये खरीदने वाले सब हैं, लेकिन पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, आप प्रॉफिट नहीं टच कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है ना। कि मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो, जैसे शार्क टैंक्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आती है जो बोलती है कि हमारा प्रॉफिट नेगेटिव है, करोड़ों में रीच कर चुके हैं, जैसे लेंसकार्ट आज तक प्रॉफिटेबिलिटी टच नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऑपरेशंस इतने ज़्यादा हैं और इतना बड़ा करते जा रहे हैं वो, कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है वो वापस लग जा रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के। एंट्री बैरियर्स, ये आपका मार्केट है जहाँ पे आप माल बेचते हैं, वहाँ पे एंट्री बैरियर्स क्या हैं? मैंने एयरलाइंस का आपको बता रहा था, एयरलाइंस के अंदर सबसे बड़ा एंट्री बैरियर ये है कि वहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत हार्ड है, प्लस वहाँ पे इतना ज़्यादा कैपिटल लगता है कि हर कोई एरा गेरा उठ के एयरलाइन नहीं खोल सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए अगर आपको एयरलाइन रन करनी है, तो ज़्यादा पैसे चाहिए तभी काम चलेगा आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में आने से। अब इन्वायरमेंटल एनालिसिस, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा कस्टमर क्या है, फिर हमने देखा हमारे साथ वाले लोग कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को समझा, फिर हमने देखा मार्केट, इन दोनों को मिला दे तो इस मार्केट की क्या हालत है वो समझा। अब देखेंगे इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ें आपके आसपास में थी। अब इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर काफ़ी सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस वाले जो लोग हैं ना वो कंसिडर करते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले, उसे स्कैन करते हैं जब इन्वायरमेंट को, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। क्या होती है वो चीज़ें? टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है भाई? अगर मैं आज बोलूँगा कि मैंने ये कीपैड का एग्जांपल पहले भी आपको लेके दिया है, क्या आज कोई कीपैड लॉन्च करेगा तो क्या चलेगा क्या भाई? नहीं चलेगा ना, टेक्नोलॉजी नहीं। आज कोई बोले मैं तो सिंगल कैमरा दूंगा अपने मोबाइल में, भाई इनोवेशन कहाँ है? टेक्नोलॉजी तो आपके ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना है कि आज इंडिया कहाँ जा रहा है। जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं कोई भी कंट्री के अंदर, अगर आप वर्ल्ड में कर रहे हैं तो वर्ल्ड के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी की अपग्रेडमेंट रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है। गठबंधन सरकार अगर होती है, मान लीजिए कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है ना, उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो वो सरकारें गिर भी सकती है, वापस बन सकती है। उसके कारण स्टेबिलिटी कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि आपका जो बजट आता है, अभी बजट आया आपका, तो ये बजट है ना, ये फटाक से चेंज हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटीज नहीं रहेगी, लॉस बदलते रहेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग रहती है, दूसरे की अलग रहती है। अब ये मैच होगी नहीं तो गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। गवर्नमेंट ही आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है कि क्या आपके बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या उसके अगेंस्ट में। मतलब मान लीजिए जो ये एल्कोहल वाले हैं या जो सिगरेट्स वाले हैं, उनको गवर्नमेंट डीमोटिवेट करना चाहते हैं, इन्हें सिन गुड्स माना जाता है कि ऐसे गुड्स जो कंज्यूम नहीं करने चाहिए लोगों को, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डालते हैं। तो गवर्नमेंट ये काम ऐसे प्रोड्यूस, तो आप अगर ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट में, तो उसका एनालिसिस करना। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। मतलब आप अगर ईवीज का ले लें, तो ईवी के लिए क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि आपको मतलब एनर्जी बिजनेस के अंदर अच्छा चाहिए गवर्नमेंट को। वो क्या चाहते हैं कि पेट्रोल वगैरह कुछ चीज़ें को हटाओ और अभी ईवी लेके आओ, ताकि पेट्रोल कंजम्पशन की चीज़ें हटे और अब हम मतलब जो इन्वायरमेंट है ना वो बढ़िया रहे, उसके अंदर पोल्यूशन ना हो।
इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, तो वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी इन लोगों को। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूँ तो जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने क्या कहा कि जो गुजरात था ना उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रतन टाटा से बात करी और बोला कि आपको जो नैनो के प्लांट डालने की में दिक्कत आ रही है मैं उसे सोल्व करता हूँ, और मात्र 1 रुपये स्क्वायर फीट पे मैं आपको गुजरात में लैंड देता हूँ आपकी फैक्ट्री लगाने के लिए। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सरकार इसके फेवर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो अगर सरकार आपके साथ में है या अगेंस्ट में, ये देखना भी जरूरी है जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं। इकोनॉमिक, क्या आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है? इसका एग्जांपल लें तो यूएस की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है, इंडिया की अलग तरीके से, पाकिस्तान की अलग तरीके से। जो चीज़ यूएस में आसानी से कुछ लोग ले सकते हैं, मतलब यूएस के अंदर अफोर्डेबिलिटीज अलग अलग है कि यहाँ पे कार लेना बड़ी बात नहीं है, बाइक लेना बड़ी बात नहीं है, सूट पहनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ये सब बड़ी बातें हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो आज खाना खाना भी बड़ी बात है। मतलब अलग अलग है ना सिनेरियो, कि सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी है, कंज्यूमर की अपनी अपनी ताकत है, उनके पास कितना पैसा है, उनके जो रुपया है, अपने लिए रुपया है रुपीस है, तो रुपीस की डॉलर के उसमें कंपैरिजन देखें तो अपनी वैल्यू फिर भी बेटर है। पाकिस्तान की अपने से 3 गुना पीछे है। मतलब आज 1 रुपया और भारत का जो 1 रुपया है पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर है। समझ रहे हैं? तो ये इकोनॉमी बताता है आपके कंज्यूमर्स कितना माल खरीद पाएंगे और कितना नहीं है, वो उसी से पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, जीडीपी ग्रोथ, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते ही आप जो इन्वायरमेंट स्कैन कर रहे हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको ध्यान में रख के करना है। कल्चरल, इंडिया के अंदर कल्चर कैसा है? आप अगर इंडिया के अंदर बोलें कि हम यहाँ पे क्लब कल्चर चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना जो आपको मदद करती है। जैसे आज अगर आप यहाँ पे साड़ी बेचेंगे, कुर्ता बना के बेचेंगे, या ऐसे मर्चेंडाइज बेचेंगे जो कि इंडिया के कल्चरल के हिसाब से है। तमिलनाडु में जाएंगे तो आप लुंगी वगैरह बेच सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो मतलब ऊपर अपने पंजाब वगैरह साइड जाएंगे तो आप पगड़ी वगैरह का जो कपड़ा वगैरह है उसको यूज़ करके पगड़ी वगैरह बना के बेचेंगे, वहाँ उसमें अंदर कुछ इनोवेशन ला के उसको बेच सकते हैं। गुजरात साइड जाएंगे तो चनिया चोली वगैरह बेच सकते हैं जो गरबे वगैरह में होती है। तो ये अलग अलग है भाई, ये आपका कल्चरल बताता है, डेमोग्राफी बताता है कि ये जो इंडिया है ना, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर काफ़ी तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग माइंडसेट है, उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस है, वो उसे ध्यान में रख के आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो एक इन्वायरमेंट को जब स्कैन कर रहा हूँ, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर मैं स्कैन कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखूंगा? कस्टमर, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के बाहर है, फिर कंपिटिटर्स, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के बाहर है, फिर मार्केट, इन दोनों को जोड़ के क्या होता है मार्केट। उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल देखा, गवर्नमेंट देखा, इकोनॉमिक देखा, कल्चरल और डेमोग्राफिक। अब इससे पता क्या लगेगा? मतलब ये आपने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया है इससे आपको पता क्या लगेगा वो देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ट्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज। सबसे पहले अगर आप ये सब चीज़ें जानेंगे ना आपस में पूरे मार्केट के बारे में, अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, उसी से ये सारी चीज़ें जनरेट करेंगे अपन। और मैं एग्जांपल लूंगा जियो का। मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पता चलेगी? जियो अगर इन्वायरमेंट का स्कैन अच्छे से करता है और ये देखता है कि वो थोड़े प्राइजेस अगर अपने बढ़ा भी दे तो भी उनकी सेल्स उतनी रहेगी, तो भी उनकी सिम परचेस करते रहेंगे लोग, या वो ये आइडेंटिफाई कर ले कि हम और कहाँ पे टावर्स ऐड कर सकते हैं, क्या हम एयरटेल को कहीं पे पीछे छोड़ सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और उससे डील कर सकते हैं। कब करेंगे? जब उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पता हो कि इन्वायरमेंट मतलब जो बाहर देश में चल क्या रहा है ये पता नहीं होगा, तो वो क्या अपनी स्ट्रेटजी से कुछ कर पाएंगे? क्या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे कैसे? थ्रेड्स भी पता चलते हैं। थ्रेड्स कैसे? कि बाहर क्या हो रहा है कि एयरटेल ने क्या किया कि 5G लॉन्च किया, 5G नेटवर्क सबसे पहले वो लेके आया, तो जियो के लिए यहाँ थ्रेट आ गया कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे अच्छा कर रहे हैं और कंज्यूमर शायद उधर शिफ्ट हो जाए। तो थ्रेड्स भी आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे। मतलब मान लीजिए एयरटेल ने 5G लॉन्च किया, अगर उसके पहले आप इंटरप्रेट कर पाते तो आप शायद उनके साथ साथ में या उनसे पहले कर पाते लॉन्च। ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता लेकिन पहले कर पाते। तो लैक ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के कारण ये आपको प्रॉब्लम होती है। फिर ट्रेंड्स, कि आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है भाई? इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे ट्रेंड्स देखना है और इंस्टाग्राम पे भी देखना है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि आज चल रही है मार्केट में। समझ रहे हैं कि आज क्या सेम तरीके के ही मोबाइल चलते हैं, सेम तरीके के ही कपड़े पहनते हैं आप, घड़ी क्या सेम तरीके के पहनते हैं? नहीं,
जो आपके इन्फ्लुएंसर्स पहनते हैं, आप उन्हीं से प्रभावित होकर आजकल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि भाई आज अपडेटेड क्या है। तो आपका जो बिजनेसमैन है ना, उसे ये सोचना ज़रूरी है कि मेरे को ट्रेंड्स से अपडेटेड रहना है। और ये कैसे होगा? जब आप लोगों को देखेंगे, पूरे मार्केट को स्कैन करेंगे, पूरे कस्टमर को स्कैन करेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। स्ट्रेटजी का अनसर्टेनिटीज, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई और उसका खराब होना भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होना जो आपके हाथ में ही नहीं है। मान लीजिए आपने अच्छी स्ट्रेटजी लगाई, सब कुछ अच्छे से इंटरप्रेट किया, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जिसके कारण, मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वॉर होने वाली है। मतलब रशिया और यूक्रेन का जो भी चल रहा था, उसके बीच में अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहा था और उसने लगा दी, लेकिन वॉर के चलते यहाँ पे सब काम बिगड़ जाता और यहाँ पे भी अगर वॉर स्टार्ट हो जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये स्ट्रेटजी का अनसर्टेनिटीज है कि आपकी स्ट्रेटजी कभी भी खराब हो सकती है या वो काम नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया है। डिटेल में समझाने का कारण ये है कि आगे भी आप यही टर्मिनोलॉजी सुनते जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अभी क्लियरिटी दे दे रहा हूँ। बाहर का तो हमने देख लिया, अब हमें अंदर देखना है कि भाई बाहर की दुनिया तो पूरी खराब है, अपन कैसे हैं, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है जो ये बिजनेस कर रही है। इंटरनल एनालिसिस कि आप कैसे हैं। सबसे पहला इसमें देखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खुद की कमियों के कारण होगा। क्या आपने सही से कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स यूज़ नहीं की, क्या आपने कॉस्ट बहुत हाई रख गई, फिर आपने क्या किया कि सेल्स ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपकी अभी की कमी है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स पुरानी होगी, सही से काम नहीं कर रही होगी, आपने अच्छा माल बेचा नहीं, ये आपकी खुद की कमी है। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपने लोगों को वो नहीं दिया जो वो चाहते हैं। कैसे? जैसे आजकल आप देखेंगे कि जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, उन्हें मूवीज़ का जो उनका प्रेफरेंसेस है वो बहुत मतलब उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर कर दिया है कि अब उन्हें कैसी मूवीज़ चाहिए, पुष्पा, KGF, कल्कि, ऐसी हाई बजट मूवीज़ चाहिए और इतना सिनेमेटिक उनको फील चाहिए कि उसी के लिए वो पैसा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ अगर आप देखेंगे आती है और अगले दिन चले जाती है। मतलब कोई भी मूवी आ रही है, एक फ्राइडे टिक पा रही मुश्किल से। कारण क्या है कि लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें OTT पे डालना पड़ रही है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ना, उससे काम देगा भाई। अगर आपने मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन आपके प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी नहीं है कि लोग खरीदें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई ना। वैसी तो बात है, मूवीज आप कुछ भी बना दीजिए, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे आजकल बॉलीवुड का बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि वो मूवीज इतनी थर्ड क्लास बना रहे हैं, रिपीटेड स्टोरीज है। काफ़ी सारी स्टोरीज तो ऐसी है जो ऑलरेडी साउथ में बन चुकी है, उसी की डबिंग करके बना रहे हैं आप, तो वो चलेगी कैसे? आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही नहीं है। रिलेटिव कॉस्ट, रिलेटिव कॉस्ट का क्या मतलब है? वही मैंने जो आपको बताया था कि आपको कॉस्ट को ध्यान में रख कर काम करना है, क्योंकि वरना आप नहीं कर पाएंगे बिजनेस अच्छे से। न्यू प्रोडक्ट्स, क्या आप एक ही तरीके के प्रोडक्ट पे काम करते हैं? जैसे देखिए एक बिजनेस होता है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिजाइन किया होता है कि भैया हम ये वाले प्रोडक्ट्स बेचेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन आने वाले समय में लोगों की डिमांड को देखते हुए आपको नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहने चाहिए, तभी तो आप आगे रहेंगे अपने कॉम्पिटिटर से। अगर आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका मेन कारण है कि जितना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है ना, कमाने का सोर्सेस उतने ज़्यादा होते हैं। कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है, उससे अगर सेल्स नहीं हो पा रही और उससे आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे और अच्छे रहेंगे तो आप उससे पैसा कमा पाएंगे और इधर इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सबसे मेन चीज़ है भाई। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ दो सेंस में देखा था हमने, पीपल के सेंस में। तो ये पीपल के सेंस की बात कर रहा है कि लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए ना भाई, जिनकी कैपेबिलिटीज अच्छी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोग होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत खास चीज़ होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आपने खुद का परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया, क्या आपने अच्छे लोग तैयार किए, क्या आपने सेल्स बड़ी करी, क्या आपने प्रॉफिट मार्जिन बड़ा किया, क्या आपने जो कॉस्ट थी आपको उसको कम किया है, क्या आपके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अब डिटर्मिनेंट एनालिसिस ये क्या है? पास्ट एंड करंट स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स,
ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। पास्ट एंड करंट स्ट्रेटजीज, पहले भी आपने कुछ स्ट्रेटजीज लगाई होगी और अभी भी कुछ लगा रहे हैं, उनका भी ध्यान में रखिए भैया। पहले जो स्ट्रेटजी नहीं चली तो आज के मार्केट को देखते हुए अगर वो पहले नहीं चल पाई है तो शायद आज भी ना चले, तो दोनों को ध्यान में रख के करना चाहिए। सेम स्ट्रेटजी यूज़ करने से पहले आप एक काम करिए कि आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ करी थी और नहीं चली थी, तो क्या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे जा सकते हैं, उसका ध्यान में रखना। स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम्स, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना और उसे इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसा आपने सोचा और जैसा करना है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बोलना और सोचना आसान है और करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे सीए करूँगा और सीए बनूंगा, बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स, आपकी कमियां कितनी हैं, आप कहाँ तक सीमित है, कि आपके पास इतने ही रिसोर्सेस हो। मैंने ये कल भी एग्जांपल लिया था कि आपके पास रिसोर्सेस कम है तो उसके हिसाब से सोचिए आप। फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके पास कितना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट को हर जगह सप्लाई कर सके, तो इससे बेटर होगा कि आपके पास जितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसके हिसाब से उसको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ आप प्रॉफिट अर्न कर सके पहले। फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी कमियां और अपनी ताकत आपको पता होनी चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये आप क्या कर रहे थे, इंटरनल एनालिसिस, खुद के बारे में जानना। ये हर स्टूडेंट को भी करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस पे ज़्यादा काम करना चाहिए और स्ट्रेंथ्स को भी छोड़ना नहीं चाहिए। कि आपका कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो ऐसा नहीं कि आप उससे पढ़े ही ना, उसे भी पढ़ के साथ में रखना होगा, साथ ही साथ वीकनेस को अच्छा करना होगा, उसे भी मतलब सेट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्रीगेट की प्रॉब्लम आती है, तो आपको 3 सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 2 के अंदर, तो कोस्टिंग में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करिए। एफएम एसएम में अगर आप एफएम में कमजोर है तो एसएम में ज़्यादा स्कोर करिए, और आपकी थ्योरी वीक है तो एफएम में ज़्यादा करिए। तो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है वो आपकी स्ट्रेंथ है और जो कमजोर सब्जेक्ट है वो वीकनेस है, तो इन्हें सेट ऑफ करना ज़रूरी है। खुद के बारे में जानना, ये इंटरनल एनालिसिस था ऑर्गेनाइजेशन का। इससे आपको पता क्या क्या चलेगा, स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ्स पता चल जाएगी, आपकी सोचने और समझने की और कोई काम करने की शक्ति पता चलेगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम्स पता चलेगी, कॉन्स्टेंट्स पता चलेगा, और आगे चल के आपकी जो स्ट्रेटजीज आप जो भी यूज़ करने वाले हैं उसके साथ क्या होने वाला है, क्या वो सच में उस अंजाम तक पहुंच पाएगी जो आपने सोचा है या नहीं, वो भी ज़रूर पता चलेगा इससे। यानी कोई भी मूवी डायरेक्टर है, उसने एक मूवी बनाई और वो नहीं चली, उसके बाद एक बनाई और वो चली, तो जब वो बाद में जब इसका एनालिसिस करेगा ना खुद का कि मैंने 2 काम किए हैं, एक चला है और एक नहीं चला है, तो उसे ये मैच करना पड़ेगा ना कि भाई कौन से काम नहीं चल सकते हैं इस एनवायरनमेंट में या इस ऑडियंस के सामने, तो वो वैसे ही काम करेगा। कि कोई मूवीज ऐसी है जो सिर्फ ओटीटी पे ही बनानी चाहिए तो वो ओटीटी पे ही डालो, आप सिनेमा घरों में उसे लॉन्च मत करो। और जो सिनेमा को मतलब जो इतनी अच्छी मूवी है जिसे सिनेमा में आप डाल सकते हैं, मतलब थिएटर्स में रिलीज कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा थिएटर्स लीजिए, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ज़्यादा थिएटर्स में उसे मूवी को लगवाइए, ताकि आप ज़्यादा ऑडियंस को ले पाएँ। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये गलत हो गई है शायद, लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता क्या है। पहले विजन बनाना, फिर स्ट्रेटजी ढूंढना, फिर उसमें से एक चूज़ करना, वही है। ये पूरी कहानी सुनना ध्यान से। आपको बिजनेस के अंदर उतरना है, आपको मैं सीए का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें बेस्ट। आपको कॉमर्स, ट्वेल्थ से आपने कॉमर्स से आपने ट्वेल्थ कंप्लीट करी, सॉरी 12 से आपने कॉमर्स कंप्लीट करी। अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप पूरे इन्वायरमेंट का स्कैन कर रहे हैं कि हमें कौन सी वाली नौकरी चाहिए, कहाँ कितना हमारा कैपेसिटी है, वो सब डिसाइड करके आपने एनालिसिस किया, बाहर का भी और अंदर का भी, कि मेरी खुद की कैपेबिलिटीज़ कितनी, वो भी देखा। उसके बाद आपको पता चला कि हाँ भाई बीबीए में कर सकता हूँ, बीकॉम में कर सकता हूँ, या सीए में कर सकता हूँ, सीएस में कर सकता हूँ। फिर आप इसमें से चूज करते हैं, कोई भी एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करी आपने, करी सीए सिलेक्ट करा, ठीक है। अब उसे आप इंप्लीमेंट करते हैं कैसे, आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म डालेंगे, उसके क्लासेस चालू करेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर इवोल्यूशन क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, रिजल्ट आता है आपका, तो आपको पता चलेगा ना भाई कि यार नहीं कर पा रहा हूँ, और रिजल्ट के पहले अगर थोड़ा देखें तो आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर आप उस पर रिव्यू करते हैं। रिव्यू कैसे करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट में मेरा ये कमज़ोर है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, या मेरा रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है,
या मैं सही चीज़ें नहीं लिख पा रहा हूँ जो लिखनी चाहिए, कीवर्ड्स में मैच नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपके आईसीआई को चाहिए ना वो चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं। तो इवोल्यूशन और रिव्यू होता है। उसके बाद स्ट्रेटजी एंड प्लान, स्ट्रेटजी बनी है और जो प्लान बना है ना उसी का रिव्यू होता है। ये था आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, पूरी ये प्रोसेस है, इसी को अपने को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में एक्सटर्नल एनालिसिस, थर्ड चैप्टर में इंटरनल एनालिसिस, फोर्थ चैप्टर में आपको स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पता चलेगी कि आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सी चॉइसेस आपको लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और पांचवें चैप्टर में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसका इवोल्यूशन कैसे करना है, उसके बारे में सीखेंगे। अब हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। असली चैप्टर तो अब आपका अब स्टार्ट होने वाला है। क्या है? इट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस एंड सिचुएशंस। फैक्टर्स क्या मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ये सब चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस पे असर डालती है। आपके बिजनेस डिसीजन बदलेंगे ना, इससे आपके ऑपरेशंस बदल सकते हैं। कि मान लीजिए आपने कहीं पे फैक्ट्री सेटअप करी है और आसपास के लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि काफ़ी प्रदूषण हो रहा है इस फैक्ट्री के कारण, उसके खिलाफ अगर वो स्ट्राइक करते हैं, सब लोग मतलब काम रुकवा देते हैं आपका, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपको अपना प्लान या ऑपरेशंस जो डेली ऑपरेशंस है उस पर भी असर आएगा। हो सकता है आपका बिजनेस डिसीजन बदल जाए कि भैया मेरे को ये फैक्ट्री दूसरी जगह उठा के ले जानी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं काम चलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल हो सकती है उसके बिजनेस एनवायरनमेंट बताएगा। जैसे मान लीजिए आज जो है ना इंडिया आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे डिजिटल जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा हो रहा है। क्या आपको लोग जो है ना टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी करती है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव इंडिकेशंस देगा तो आपका बिजनेस अच्छा सक्सेसफुल रहेगा। तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से ही डिसाइड होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी या नहीं। साथ ही एंड इवन मोर फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप, मतलब देखिए सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट डिसाइड नहीं करेगा, आप उसे कैसे समझते हैं और किससे कैसे डील करते हैं उससे भी फर्क पड़ेगा। कैसे? टेक्नोलॉजी अगर इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, तो आप शायद आगे बढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट अगर आपके अगेंस्ट में है तो आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के लिए मतलब लाइसेंसिंग प्रोसेस होती है, या उनसे बातचीत करके आप शायद वो सुलझा सके प्रॉब्लम्स। या अगर देखें कि जो आपकी आसपास का इन्वायरमेंट रहता है, मान लीजिए सोसाइटल दिक्कत है कि आसपास के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उनके लिए कुछ करिए, बेटरमेंट करिए। जैसे मैंने पोल्यूशन का एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अगर आपकी फैक्ट्री से इतना पोल्यूशन हो रहा है तो एक काम करिए, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे कि वो जो धुआं यहाँ पे आ रहा था आसपास के एरिया में, लोकल एरिया में आ रहा था, वो बाहर चले जाए। या आप उन्हीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चालू करिए जो उन्हें शायद फायदेमंद लगे। तो आपका रिलेशनशिप कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट से वो भी मायने रखता है। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशंस को भी ध्यान में रखना है। विच इफेक्ट्स बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस के डिसीजंस, उनके प्लान्स और उनके ऑपरेशंस, काम पे भी असर पड़ता है, डिसीजन पे भी असर पड़ता है और जो प्लान बनाया है उस पर भी असर पड़ता है। और सक्सेस डिटरमाइन किससे होगी? बिजनेस इन्वायरमेंट से ही, लेकिन साथ साथ उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है, क्या आप उससे अपडेटेड रहते हैं वैसे। जैसे कि स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का जो बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं, स्टडी इन्वायरमेंट देखते हैं। स्टडी इन्वायरमेंट कैसा होता है कि टेबल पे बैठता है पढ़ने के लिए, उसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है। अरे यार थोड़ी देर के बाद क्रिकेट खेलने जाना है, अरे यार गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है थोड़ा चेक कर लेता हूँ, अरे मेरे को तो अब ये गेम खेलना है, मेरे को वहाँ ट्रेवल करने जाना है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन ये बिजनेस जो इन्वायरमेंट है, स्टडी इन्वायरमेंट, क्या इसके अंदर सारी नेगेटिव चीज़ें ही होगी स्टूडेंट के लिए? नहीं, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब आप यूट्यूब पे गए तो एक एक्सटर्नल चीज़ है आपके लिए। यूट्यूब पे क्या ऐसी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही चीज़ें हैं? वहाँ पे ऐसी भी तो चीज़ें हैं ना जो आपको आपके वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेटजीज बताते हैं। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। लेकिन एक स्टडी जो कर रहा है स्टूडेंट, उसे ये ध्यान में रखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स दोनों हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो थ्रेड्स को इग्नोर करना चाहिए, जो कि आपकी भाषा में डिस्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। अब वॉट यू विल गेट बाय स्कैनिंग और इंटरेक्टिंग विद बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होने वाला है या उसे क्या मिलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से, उन्हें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये मैंने काफ़ी बातें करी है, लेकिन ये 5 पॉइंटर याद रखना, ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके क्या फ़ायदा होगा। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है और ये वापस आने के चांसेस है। और ये बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए और मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और एक नया कंसेप्ट भी अभी डिस्कस हो जाएगा, आपका जो स्वॉट एनालिसिस है वो भी। सबसे पहले डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
अगर आपने बाहर देखा तभी तो पता चलेगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या। यूट्यूब खोला तभी आपको पता चलेगा इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी पता चलेगी, थ्रेड्स भी तभी पता चलेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को जब तक आप देखेंगे नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स आपको पता ही नहीं चलेगी। द बिजनेस इंटरेक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट रिवील्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। जैसे ही आप इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, थ्रेड्स भी मिलेंगे। रिवील्स कंज्यूमर नीड्स, आपके कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं वो जानने को मिलेगा। लो में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि भैया आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अब वो शायद लीगल ना हो, या उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं, सब्सिडीज मिल रही है। ये सब चीज़ों का ध्यान देना। सोशल बिहेवियर्स, आजकल लोग ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते हैं उसके हिसाब से। एंड कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, इसके लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव सिनेरियोस आप ले सकते हैं कि कंपटीशन क्या कर रहा है, आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना। तो ये सब पता कैसे चलेगा, जब आप स्कैन करेंगे इन्वायरमेंट को। क्योंकि कॉम्पिटिटर जो भी करेगा ना वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है कभी कभार, लेकिन उसकी कोई गलती आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे ही कंज्यूमर की नीड्स अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करी तो अपॉर्चुनिटी है। उससे आप वो जो उसे चाहिए वो उसे देकर आप वहाँ से पैसा बना सकते हैं। लो में चेंजेस है, अगर आपके फेवर में है तो उसको यूज़ करके आप पैसे कमाइए, और नहीं है तो उससे बचना कैसे उसका ध्यान रखना है। इसके लिए मैं शॉर्ट एनालिसिस देखता हूँ कि जो पुमा है ना, पुमा जो कंपनी है जो स्नीकर्स और क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह क्लोथिंग के साथ डील करती है, उनके कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल है कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स बाहर है, एक्सटर्नल है कि बाहर क्या दिक्कत आ रही है। वैसे ये थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, मैं यही कवर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस इन R&D, ये स्ट्रेंथ है इनकी। ये क्या करते हैं कि आसपास में मार्केट को ना बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं। R&D। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है। पुमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जो इंडिया के अंदर इतने पॉपुलर हैं और वर्ल्ड के अंदर इतने पॉपुलर है कि उनका माल उन दो लोगों को देख के ज़्यादा बिक जाता है। मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और वो सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, बाहर की कंट्रीज में भी माल बेचते हैं। इसके कारण इनकी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये होगी इनकी स्ट्रेंथ्स जो उन्होंने खुद से करी है। ब्रांडिंग खुद से बनाई ना भाई। एक्सपीरियंस जो R&D में उनका एक्सपीरियंस है वो खुद से है। मैनेजमेंट जो करते हैं वो उनका खुद का है। अब वीकनेस क्या है, उनकी कमियां क्या है, मिसिंग स्पोर्ट्स सेगमेंट्स। ये उनका पहली प्रॉब्लम थी कि जो स्पोर्ट्स है ना उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं आप, जैसे लोअर हो गए, टी शर्ट्स हो गए, जो शूज़ उनके अलग अलग होते हैं, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग शूज़ की वो रहती है। जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें गमशोल लगता है शूज़ में, तो ऐसी कैटेगरीज मिस आउट कर रहा था पूमा, लेकिन अब शायद वो उस पर काम कर रहा है। तो ये उनकी वीकनेस थी। लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपेयर टू राइवल्स। देखिए नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप देखेंगे तो ग्लोबल हीरोज हैं। और पुमा जो है ना वो अभी छोटा है, मतलब वो उससे कम्पीट नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको इनका मार्केट शेयर दिखाऊंगा तो ये पुमा जो था ना 2000 से लेके 2019 तक मात्र 2% पे था, और वो जो आपका नाइकी है, नाइकी का काफ़ी ज़्यादा है, 56% मार्केट शेयर है। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, इनके पास कम है। तो इन्होंने पहचान ली अपनी वीकनेस कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आजकल फिटनेस की बड़ी हाइप चल रही है भाई मार्केट में। तो ये क्या कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट्स ऐसे डिज़ाइन करें कि फिटनेस को प्रमोट करते करते, विराट कोहली एक फिटनेस ब्रांड है कि वो इतने फिट रहते हैं तो उनके थ्रू ही इन्होंने ब्रांडिंग करना चालू कर दी। तो ये उनकी अपॉर्चुनिटी हो गई। टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडमेंट उनके पास अच्छा है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है कम है, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो बेटर है। एक्विजिशन एंड स्पॉन्सरशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भाई कि ये छोटी मोटी कंपनियों को और फैक्ट्रीज को टेक ओवर कर सकते हैं अपने इजी प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप्स कि ये काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स को, मतलब समझिए कि जो आजकल स्पोर्ट्स वाले लोग हैं ना, अगर आप उन्हें अपने ब्रांड का चेहरा बनाएंगे तो आपका ब्रांड चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। थ्रेड्स क्या है, एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन। बाहर की जो मार्केट है ना, इंडिया में आप आसानी से प्रीमियम ब्रांड नहीं बेच सकते हैं, सभी नहीं खरीद पाएंगे, और ना इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट रहेगी वो इतनी कम रहेगी कि वो आसानी से बेच पाएंगे, तो इनके लिए थ्रेट है।
हाई कंपटीशन एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो कंपटीशन बहुत आए भाई, नाइकी भी है, एडिडास भी है, काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड्स हैं। आपकी थोड़ी सी गलती और ख़त्म काम। और प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें लिमिटेशन है कि आप क्या बना लेंगे, शूज़, लोअर, टी शर्ट्स और क्लोथिंग, या तो फिर शूज़ वाले मार्केट में चले जाएंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ना वो लिमिटेड है कि आप पैसा बना भी यहीं सकते हैं और गवा भी यहीं सकते हैं। तो ये आपका थ्रेट हो गया। दूसरी चीज़ क्या देखनी पड़ेगी, ये पहली चीज़ अपन ने देखी थी कि डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर इन्वायरमेंट का स्कैन करा तो ये चीज़ें पता चलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देता है। कैसे? द बिजनेस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज एंड फैसिलिटेट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपांशन। आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ें बताएगा, मतलब अगर आपने इन्वायरमेंट को स्कैन किया तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जैसे आपने देखा कि शॉर्ट एनालिसिस करेंगे आप तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेगी, तो उनको कैपिटलाइज करके आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैसा इन्होंने तब किया था, पूमा का एग्जाम्पल अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो उन्होंने कब किया था कि उन्होंने 2017 में विराट कोहली का करियर जब पीक पे जाने लगा था, 2017 या शायद थोड़ा पहले, उनका जब करियर पीक पे जाने लगा था तो उन्होंने 8 साल के लिए उनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारे इंडिया के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और हम आपको 110 करोड़ रुपए देंगे। इतना एफटी अमाउंट दिया तो उन्होंने सोच के दिया होगा कि भैया हमारा ये जो खिलाड़ी है ये इंडिया में काफ़ी जल्दी फेमस होने वाला है। इंटरनेट भी तब नया नया आया था, तो जो इंटरनेट का एवोल्यूशन था और जो विराट कोहली का पीक था वो सेम टाइम पे आने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब पॉपुलर होने के कारण क्या हुआ कि पूमा को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर इन्हें हम हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, और वैसा ही हुआ। कंटिन्यूस लर्निंग, लगातार सीखते रहना। ये कैसे होगा? बिजनेस के एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना आसपास ध्यान रखेंगे कौन क्या कर रहा है, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या करना है। सीखते रहेंगे। एक कमरे में बैठ के सिर्फ किताब पढ़ के आप नहीं सीख सकते हैं, आपको बाहर की चीज़ों का भी पता होना चाहिए। आप सक्सेसफुल सीए तब बनेंगे जब आपको पता हो कि क्लाइंट लाना कैसे है, मार्केट में चल क्या रहा है, नया टैक्सेशन क्या आया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। नए लॉस क्या हैं ये आपको बाहर से पता चलेंगे, आप एक जगह बंद होकर नहीं रह सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग, मैनेजर्स आर ड्रिवन टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू अडेप्ट टू एंटिसिपेटेड बिजनेस चेंजेस। जो आपके देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मैनेजर्स जो भी हैं उन्हें क्या करना पड़ता है कि हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अपना जो नॉलेज है ना उसको अपडेट करो। जैसे आप भी तो अपडेट करते हैं ना कि जो टैक्सेशन के रेट्स पहले थे, जो स्लैब रेट्स थे वो अब चेंज हो चुके हैं, फिर उसके बाद वापस चेंज हुए। पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, फिर वो 3 लाख तक की हुई, अब बोल रहे कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है नए बजट के हिसाब से। तो ये आप अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस लर्निंग है ना इसके अंदर। और फिर स्किल्स भी अडेप्ट करना कि भाई अगर आपका पेपर ज़्यादा टफ होते जा रहा है तो आपका जो कैलकुलेशन है उसको अच्छा करना, ये आप स्किल डेवलप कर रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं कि भैया मैं कौन सी चीज़ें ऐसी है जो जल्दी कर लूँ ताकि मेरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए पूरा। पूमा का एग्जाम्पल लूँ तो उन्होंने कंटिन्यूस लर्निंग कैसे की। उन्होंने विराट कोहली को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, 8 साल की डील हुई, लेकिन जैसे ही वो डील खत्म होने वाली थी उन्होंने अनुष्का शर्मा को भी साथ में साइन किया। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ है। अब ये दोनों एज अ कपल भी बहुत बड़ा ब्रांड बन जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही ब्रांड अगर अपना फेस बना ले, ब्रांड का फेस अगर ये दोनों बन जाए तो उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ेगी। ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्होंने यूज़ किया इसे। और और इनकी एक कमाल की स्टोरी भी है कि जब पूमा ने ना ये देख लिया कि आजकल कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा चल रही है, कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग ज़्यादा चल रही है, ये बस ऐसे ही कहानी बता रहा हूँ लेकिन ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। तो इन्होंने क्या किया कि जब अनुष्का शर्मा की इन्होंने एक फ़ोटो डाली इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने पूमा के क्लोथ्स पहन के रखे थे और अपने पूमा के ऑफिशियल चैनल पे इन्होंने शेयर कर दिया। तो अनुष्का शर्मा ने इसके रिएक्शन में स्टोरी डाली कि पूमा आपको ये नहीं करना चाहिए और मैं आपकी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, आप मुझे पैसा नहीं देते हैं, आप मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगा सकते मेरी नहीं। तो सबको लगा यार ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। सभी लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के बाद में अनुष्का शर्मा और पूमा साथ में एक स्टोरी डालते हैं कि ये एक बस स्टंट था और अब वो सच में अनुष्का शर्मा को साइन कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक मार्केटिंग स्टंट प्ले किया कि सभी लोगों का ध्यान उन पे आ जाए। और ये कैसे हुआ? उन्होंने कंटिन्यूस लर्निंग की ना, उन्हें पता है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी ज़्यादा चल रही है, उसी का यूज़ करके अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करके
इन्वायरमेंट को स्कैन किया, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ढूंढी और उसका बिजनेस में फायदा मिला। इमेज बिल्डिंग इसके लिए एप्पल का और नाइकी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलते हैं। एप्पल पूरे वर्ल्ड में चलता है, नाइकी भी पूरे वर्ल्ड में चलता है, और सबसे बड़ा शूज़ वगैरह का जो भी ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, यही है स्पोर्ट्स के मामले में। तो इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग एड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन एनहेंसिंग देयर ब्रांड इमेज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट इन विच दे ऑपरेट। आप अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाएंगे भैया? जब आप ये बताते हैं कि हम हमारे इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं। कैसे? नाइकी ने काफ़ी सारे चेंजेस कंटिन्यूसली किए हैं। जैसे जैसे उन्हें दिखता गया ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं, उसके हिसाब से डील करते गए। सबसे बड़ा खेल इन्होंने खेला है कि अपने जो स्पोर्ट्स में फटाक से आना, सबसे पहले नाइकी का उतरना, और साथ ही साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को सिर्फ स्पोर्ट्स वाले उसमें फील्ड में रखना, कि ऐसे लोगों को चुनना जो कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इन्होंने दिमाग में रखा कि हम ऐसे लोगों को हमारे ब्रांड का फेस बनाएंगे जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तभी तो हम भी वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन पाएंगे। ये करना इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। तो उन्होंने किया कैसे? उन्होंने बताया कि हम बहुत सेंसिटिव है हमारे मार्केट को लेके, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके, हम लोगों को लेके बहुत सेंसिटिव है। उन्हें जो चाहिए हम वही देंगे, और जैसे मार्केट में वो माल खरीदना चाहते हैं या जैसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, हम उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। लोग अगर हेल्दी आजकल ज़्यादा रहना चाहते हैं और स्पोर्ट्स कल्चर से फैसिनेटेड है, तो हम उन्हीं लोगों को लेके आएंगे जो इसे प्रमोट करेंगे हमारे ब्रांड को। फिर एप्पल ने भी सेम किया है, एप्पल ने भी काफ़ी अच्छा ब्रांड बनाया। अगर मैं आपको जूते का नाम लूँगा ना भाई, तो आप नाइकी सोच लेंगे, नाइकी जॉर्डन्स वगैरह सोच लेंगे। और मैं अगर मोबाइल फोन्स की बात करूँगा तो एप्पल भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो सोचो उन्होंने कितने अच्छी ब्रांड इमेज एक प्रिंट कर दिया आपके दिमाग में। सबसे लास्ट है मीटिंग कॉम्पिटिशन। आपका जो कॉम्पिटिशन रहता है ना भाई, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे, ये आएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, स्कैन करेंगे नहीं, पता लगेगा नहीं। तो स्कैन कैसे करते हैं देखते हैं। दिस स्ट्रेटजी एड्स बिजनेसेस इन एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसकी स्ट्रेटजी देखने में मदद मिलेगी जब आप देखेंगे। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर यूट्यूब पे आ रहा हूँ और मेरे को ये देखना है कि बाकी टीचर्स क्या डाल रहे हैं और मैं क्या अलग कर सकता हूँ। ये कब पता चलेगा? जब मैं यूट्यूब पे आके उनको देखूँ, मतलब मैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखूंगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना कि मुझे क्या नया करना है, मैं क्या बच्चों को नया दे सकता हूँ। इन डेवलपिंग दियर ओन स्ट्रेटजीज, पहले दूसरों की देखी, उसके बाद में मैं नया क्या कर सकता हूँ, अपना क्या ऐड कर सकता हूँ, वो जोड़ के अपनी स्ट्रेटजी बनाई, ताकि मैं उन्हें पीछे छोड़ सकूं या खुद को अलग दिखा सकूं कम से कम। तो जोमेटो और स्विगी का इस पे बेस्ट एग्जांपल है। तो जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उन्हें शार्क टैंक पे एक शार्क के तौर पे रखा गया था एक सीजन में। अब वो कंटिन्यू कर रहे थे। स्विगी को जैसे ही ये बात पता चली कि जोमेटो वाला, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फूड डिलीवरीज के लिए, तो जैसे ही स्विगी को ये पता चला कि भाई ये जो शार्क टैंक पे जाके बैठा है ओनर, इसके कारण क्या हो रही है कि इनकी सेल्स बढ़ रही है, उनकी ब्रांड इमेज बनते जा रही है। तो स्विगी ने क्या किया इसको देखते हुए कि उन्होंने स्ट्रेटजी पकड़ ली कि ये पर्सन मार्केटिंग कर रहा है, कि मतलब खुद के नाम को यूज करके अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है। तो स्विगी ने क्या किया कि अगला वाला शार्क टैंक का जो सीजन आया, उन्होंने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि शार्क टैंक को हम स्पॉन्सर करेंगे अगर आप जोमेटो के जो को फाउंडर है, फाउंडर जो है, उन्हें आप निकाल दें, उन्हें शार्क मत बनाइए, तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो स्विगी की ये टेक्निक बहुत काम में है, क्योंकि ये फायदा देगी ना कि अगर जोमेटो वाला आदमी यूट्यूब पे और शार्क टैंक पे हमेशा दिखता रहेगा, इसका मतलब क्या इमेज जाती है कि यार ये बड़ा शार्क है, स्विगी से बड़ा इसलिए यहाँ बैठा है। वहीं पे स्विगी ने उल्टा गेम क्या किया, इन्होंने बताया कि भाई हम जो है ना, जहाँ पे आप शार्क बन के बैठे थे, हम उस शो को ही स्पॉन्सर करते हैं और हम आपको बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तो आपने एक अच्छी इमेज छोड़ी, कंपटीशन को बाहर किया आपने, उसकी स्ट्रेटजी पकड़ के। तो ये कैसे कर पाए? जब आपने इन्वायरमेंट को देखा। 5 चीजें कौन कौन सी देखी हमने? इन्वायरमेंट स्कैन करने से क्या 5 चीजें आपको मिलेगी? व्हाट यू विल गेट बाय स्कैनिंग इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और थ्रेट्स मिलेगी। दूसरा, फिर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के आप अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। फिर कंटिन्यूस लर्निंग करके अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हैं, और वही इमेज आगे चल के ब्रांड बनती है, इमेज बिल्डिंग हो गया। और फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं जब आप इन्वायरमेंट का स्कैन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हमने और आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। कल हम ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी और नई चीज़ें सीखेंगे। तो गुड लक, आप अच्छे से पढ़िए और कल मिलते हैं नए जोश के साथ और नए टॉपिक्स के साथ, और कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। गुड बाय।